जब मैं अफसाने लिखती हूँ करीबन 6-7 महीने में उस पर रिसर्च करती हूँ। मेरी जो अफसानों की तादाद है वो वही 20-22 ही है। अफसाना निगारी एक फ़न है, ये फ़न फितरी होता है। पर मैंने कहा कि पिघल चुकी है। अब बाहर के नाक़िद जो है, बाहर के मुहक्किक जो है वो कश्मीरी अफसानों पे काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के निस्वाई अदब की जब भी बात की जाएगी तो डॉक्टर राफिया वली का नाम लिए बगैर वो नामुकम्मल रहेगी। डॉक्टर राफिया वली न सिर्फ अफसाना निगार हैं बल्कि मुहक्किक और तनक़ीद निगार भी हैं, वही ये पेशे से एक उस्ताद भी हैं और तहक़ीक़, तनक़ीद और अफसानी मजमू पर इनकी 3 किताबें बेवक्त मंज़र-ए-आम पर आ रही है। खुशामदीद है आपका यूट्यूब भारत में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले यही जानना चाहूँगा कि अदब के मैदान में आप कब आई, और दूसरा ये कि अफसाना ही क्यों, शेर व शायरी क्यों नहीं? बहुत पहले की बात है कि बचपन में जब कभी कोई चीज़ छिन जाती थी या कोई खिलौना हाथ से छिन जाता था तो बहुत देर तक उसका एक जो खलिश रहती थी उसकी, वो दिल पे बड़ी देर तक छाई रहती थी। फिर वो सिलसिला आगे बढ़ता गया, चलता गया कि फिर हमें महसूस हुआ कि नहीं, हमारे अंदर कुछ ज़्यादा हसासियत है, चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही महसूस करते हैं। तो हमारे हाथ में कलम कागज आ जाता था तो अपना सारा गुबार उसी पे उतर जाता था। ज़हन की जो बातें होती थी, दिल की बातें होती थी, वो कब किसी फ़न की शक्ल इख्तियार कर जाएगा ये तो हमें नहीं पता था। तो फूफी थी वो लिखती थी, उनका हमारी वालिदा का कहना, हमने उनको नहीं देखा है लेकिन हमारी वालिदा का कहना है कि वो इस तरह की थी कि वो खुदादोस्त इंसान थी। तो उनकी शादी के बाद कई मुश्किलात उन्होंने देखे थे, तो फिर वो भी जो अपने दिल के शेर सूरत में बाहर आते। मैं कतियत के साथ बात कहती हूँ, बाकायदा दलाइल के साथ बात कहती हूँ। अब ये है कि मेरे सिलसिले में बात ये है कि मुझे शेर अच्छे लगते, शेर दिल को छू जाते, अच्छे भी लगते, लेकिन हाँ, लिखना पसंद नहीं। मेरा जो मिजाज है वो चूँकि मैं शुरू से ही बहुत ये था कि किताबें पढ़ती हूँ, आलमी अदब पर नज़र रखती थी, नावलें पढ़ती थी, अफ़साने पढ़ती थी, तो मेरा ज़हन जो है उसी तरफ चला गया। शेर आज भी मुतासिर करते हैं, अच्छा शेर किसको मुतासिर नहीं कर सकता, किसी जमालियात जिसमें है तो मुतासिर करेगा, लेकिन सिन्फ़ की हैसियत से मुझे लगता है मैं अपनी बात बेहतर तरीके से अफ़साने के तरीके से। अच्छा, जो आप अफ़साने लिखती हैं, आप उर्दू में लिखती हैं, जी। आप कश्मीरी का इंतखाब भी कर सकती थी अपनी मादरी ज़बान का, ऐसा क्यों नहीं किया? ये तख्लीकी ज़बान और ज़बान अलग चीज़ है। जो बोलचाल की ज़बान होती है वो बहुत मुख्तलिफ होती है। जब मैंने अपनी पढ़ाई का सिलसिला शुरू किया तो बाहर का लगा कि आसान होगा मेरे लिए उर्दू ज़बान का इंतखाब नहीं, करना और उसी में आप बात करना? कतन नहीं। उर्दू तो मुझे लगता है कोई ज़बान तख्लीकी ज़बान कोई भी आसान नहीं होती। वो चाहे उर्दू हो, फ़ारसी हो, संस्कृत जो भी ज़बान हो, तख्लीकी ज़बान के लिए आप आसान ज़बान का इस्तेमाल तो कभी नहीं कर सकते। आपके पास ज़बान का ज़ख़ीरा ऐसा हो जो इससे जमालियात को छू सके। अब ज़ाहिर है फिर तो हर घर में तख्लीक़ार मौजूद रहेंगे। जब तक आपके पास ज़बान का ज़ख़ीरा ना हो, जब तक आप उस ज़बान में नहीं लिख सकते। चूँकि मैं बाहर पढ़ी हूँ, शुरू से बचपन से बाहर रही हूँ, तो मेरा जो वहाँ पर बातचीत का सिलसिला रहा, जो बोलने का सिलसिला रहा, वो उर्दू में ही रहा। जो परवरिश पर्दाख्त हुई उस माहौल में 9 साल के बाद की मैं बात कर रही हूँ। रामपुर से जब मैं पढ़ के आई तो वो सारा कुछ उर्दू में ही रहा। वो पढ़ना, लिखना, ओढ़ना, बिछोना, तो ज़ाहिर है फिर ज़बान भी वही रही। अब अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीरी बोलती हूँ, समझ आती है, लिखती हूँ, लेकिन तख्लीक के लिए मेरे पास अभी उस तरह की ज़बान नहीं है। अच्छा, जब हम आपके अफ़साने पढ़ते हैं तो मुख्तलिफ लगते हैं, ख़ासकर जब हम ख़वातीन की बात करते हैं, उनसे मुनफ़रिद और अलग लगते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ें मैं कहूँ कि अल्लाह ने जो इम्तिज़ाज रखा, जो मुख्तलिफ मौज़ूआत मैं चुनती हूँ, वो पहले तो मैं ये कहूँगी कि उसका करम है कि हमारे ज़हनों को वुसअत देता है कि हम कुछ सोच सकें और कुछ समझ के लिख सकें। जो यहाँ के ख़वातीन अफ़साने निगार हैं, वो अक्सर यहाँ की खूबसूरती को बयान करते हैं अपने अफ़साने के ज़रिए, और दूसरा ये कि रोमानियत देखी जा रही है या घरेलू जो वाक़ात आस-पास गुज़रते हैं, उनकी वो नुमाइंदगी करते हैं। तो आपके जब हम अफ़साने पढ़ते हैं, क्या ये मुताले का कमाल है या आपकी ज़हनत का? मैं कहती हूँ कि दोनों चीज़ें इसमें शामिल हैं। सबसे पहली चीज़ तो मुताले का है
کہ ذہن تو اللہ نے ماشاءاللہ جتنے بھی تخلیقار ہے ذہین تو ہوتے ہی ہے، لیکن اب اس ذہانت کو چار چاند لگانے میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ مطالعے اور مشاہدے کا ہے، کہ میں مطالعہ بہت کرتی ہوں۔ اب مطالعہ صرف کتابوں کا نہیں ہوتا، کہ میں بعض دفعہ تو ایسے لوگوں سے بھی بات کر جاتی ہوں کہ جن کے پاس دوسرے لوگ بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتاتی ہوں۔ دلی سردیوں میں ہوتے تھے تو دلی میں ہی ایک جامع مسجد کی اس پر سیڑھیوں پر مجھے ایک عورت ملی، ایک جامعہ کی شبو افسانہ میں نے لکھا ہے، تو وہ عورت جو تھی وہ وہاں پر بھیک مانگتی تھی۔ میں نے ایک ہفتہ اس عورت کے ساتھ بیٹھ کے دیا ہے، یہاں تک کہ جو کشمیری وہاں آتے جاتے تھے وہ مجھے بولتے تھے آپ کو کیا مزہ آتا ہے اس کے پاس بیٹھنے میں، کتنی گندی ہے یہ، کیسے آپ بیٹھ جاتی ہیں اس کے پاس، یہ وہ۔ پر مجھے وہ اتنی اپنی سی محسوس ہوئی کہ جب میں نے اس کردار پر کہانی لکھی جامعہ کی شبو، وہ ہاتھوں ہاتھ سراہی گئی یہاں پر اور سب کو پسند آئی۔ اب دیکھیں عالمی سطح پر کیا کچھ ہو رہا ہے اس وقت، آج کل تو بہت آسانی سے ہمیں یہ مواد مل جاتا ہے کہ سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اب تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کتابیں کھنگالنی ہے پھر کسی شہر کے متعلق جاننا ہے۔ اب ظاہر ہے عالمی مشاہدہ تو ہم موبائل پہ کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا سے کر سکتے ہیں، بالکل، مگر ایک انسان کا مشاہدہ تو انسان سے مل کر ہی کیا جا سکتا نا، وہ آپ کا موبائل تو وہ مشاہدہ نہیں دے سکتا۔ تو میرے آس پاس جو انسان چل رہے ہوتے پھر رہے ہوتے، وہ بظاہر جن کو سب لوگ خوش باش دیکھتے ہیں، یا کبھی کوئی اپنے سے بہت سطحی طور پر نظر جن کو آتے ہیں، مجھے وہ کردار کھینچتے ہیں اپنی طرف۔ میں ہر انسان کی کہانی جاننا چاہتی ہوں، اور کہانی وہ جو اس کے اندر چھپی ہے، جو نفسیاتی طور پہ وہ کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں ہوا ہے، وہ نفسیات مجھ پر کھلتی ہے۔ پتہ نہیں اللہ کا کرم ہے یا کیا یہی چیز منفرد آپ کو بناتی ہے باقی جو خواتین افسانہ نگار ہیں ہمارے یہاں؟ مجھے لگتا ہے بالکل، مجھے لگتا ہے کہ ہم جب میں اپنی بات کروں کہ جب میں افسانے لکھتی ہوں قریباً 6-7 مہینے میں اس پر ریسرچ کرتی ہوں۔ آپ یہ کہیں کہ وہاں میری ذہانت شاید کام کر جاتی ہے۔ اچھا، رافیہ ولی صاحبہ کس افسانہ نگار کو زیادہ پڑھتی ہے؟ میں یہ کہوں کہ کسی خاص کا نام تو نہیں کہہ سکتی، میں سب کو پڑھتی ہوں، ایسا نہیں کہ کسی خاص کو پڑھ کے ہم ان سے کبھی کبھی میں کہوں کہ میں نے جب نگار عظیم کا افسانہ پڑھا تھا عکس، تو مجھے لگا تھا کہ اس سے زیادہ بولڈ اور اس سے زیادہ بہتر کوئی نہیں لکھ سکتا، لیکن پھر کوئی اور افسانہ ان کا چھو گیا، تو یا سلام بن رزاق کے افسانے، خالد اشرف صاحب کے افسانے، طارق چھتاری صاحب کے افسانے، اور ہمارے خود اردو کے ماشاءاللہ بہت افسانہ نگار موجود ہے ہماری وادی میں، جن کے افسانے پڑھ کر ذہن کو جلا ملتی ہے۔ اچھا، آپ نے خود کہا کہ ہمارے یہاں بہت سارے نامور افسانہ نگار بھی ہیں، خواتین میں بھی اور مرد حضرات میں بھی، مگر بین الاقوامی سطح پر ایسے بہت کم افسانہ نگار ہیں جو اپنی پہچان بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ ابھی تو اب شاید وہ برف پگھل چکی ہے، اب ماشاءاللہ ہمارے افسانہ نگاروں کو باہر بین الاقوامی سطح پہ سراہا جاتا ہے، خاص کر کشمیری زبان کے افسانہ نگار جو ہمارے جو افسانہ نگار جو گزر چکے ہیں اس دنیا سے، جن کا فن موجود ہے آج بھی، تو انہوں نے تو بین الاقوامی سطح پہ خود کو منوایا ہے۔ اب اردو کی بات یہ ہے کہ چونکہ ہماری زبان ہے نہیں، ہمارے پاس ہم نے یہ زبان مستعار لی ہے، مستعار لینے کے بعد پھر ہم نے اس میں کوششیں کی ہے۔ اب جو ہمارے استاد رہے ہیں جنہوں نے یہاں پر افسانے لکھے ہیں ہم سے پہلے، تو ان کا بھی الحمدللہ بہت بہترین نام جو باہر لیا جاتا ہے، جیسے حامدی کشمیری صاحب کے افسانے باہر پڑھے گئے ہیں، اور کئی نام ایسے ہیں۔ ابھی میری اپنی ہی کہانی جس کو انہوں نے شفیع احمد صاحب اور مشتاق برق صاحب نے ٹرانسلیٹ کیا تھا انگلش میں، وہی کہانی اب نیپالی زبان میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے، کھیت اس افسانے کا نام ہے، تو پھر اب اسی کہانی کو کینیڈین میں ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب برف میں نے کہا کہ پگھل چکی ہے، اب باہر کے ناقد جو ہے، باہر کے محقق جو ہے وہ کشمیری افسانوں پہ کام کر رہے ہیں، اور ہماری رسائی جو ہے باہر کے بین الاقوامی سطح تک جا رہی ہے۔ اور دوسری بات، ہمارا ادب اگر ہمارے قاری کو متاثر کر رہا ہے، ہمارے جو اپنے یہاں پر ذہن ہے جن کو وہ چھو رہا ہے، پڑھنے والے ہیں جن کو وہ چھو رہا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بین الاقوامی سطح پر بھی انشاءاللہ پہنچنے میں پذیرائی ملے گی، مایوس نہیں ہے۔ آپ کے کئی جو افسانے ہیں وہ منظر عام پر آ چکے ہیں، تو کتابی شکل میں نہیں، 21-22 کے قریب ہے لگ بھگ، تو کب ان کو کتابی شکل ملے گی، اور سب سے قریب افسانہ آپ کی نزدیک کون ہے؟
मेरी जो अफसानों की तादाद है वो वही 20-22 ही है, इतनी ही है। तो मुझे लगता है कि अब बहुत जल्द मेरी जो किताब है वो अब इस वक़्त प्रूफ रीडिंग चल रही है उसकी, तो इंशाल्लाह 1 आध महीने में वो आ जाएगी। और तहकीक पर भी मेरा जो पीएचडी मकाला रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी छप के आएगा। फिर उससे पहले जो एमफिल का मकाला रहा है वो भी इंशाल्लाह तनकीद पे रहा है वो, तो वो भी छप के आ जाएगा। इस बार इंशाल्लाह 3 किताबें मेरी मंज़र आम पे आ रही हैं। मेरे दिल के करीब कई अफ़साने हैं, मुझे सब, लेकिन जिस अफ़साने ने मुझे मैं कहूँ कि कौमी सतह पर मुझे जो पहचान दिलाई वो खेत है। अच्छा, ये बताइए कि हर एक चीज़ में लिखने और आगे बढ़ने के लिए रहबर की ज़रूरत होती है। क्या डॉक्टर राफ़िया वली साहिबा का कोई उस्ताद रहा है जिनकी निगरानी में ये लिखती हैं या उनको दिखाती हैं? ये कहूँ कि यहाँ तक अगर कलम हाथ में आया, कुछ लिखना सीखा, ये सब उस्तादों की बदौलत है। मगर बहसत अफ़सानेगार मेरा कोई उस्ताद नहीं है। मैं किसी को अपनी चीज़ें ना देती हूँ इस्लाह के लिए, ना कभी आज तक दी है। हाँ, जब शुरुआती दौर की बात है कि मैं बाहर पढ़ती थी हैदराबाद में, वहाँ मेरे उस्ताद हैं अबुल कलाम साहब, जो एमफिल के दौरान मेरे उस्ताद रहे हैं। तो उनको मैंने एक बार अपना अफ़साना दिखाया था, उनको पसंद आया था, फिर उन्होंने कभी दोबारा देखा नहीं। अक्सर जो मुझसे कहा जाता है कि मुनफरिद अफ़साने या मौज़ूआत अलग है, तो इनमें उनका ख़ासकर फिक्शन राइटर्स गिल्ड का बहुत बड़ा हाथ है कि वहाँ पर जब अफ़साने मैं पढ़ती हूँ, उनमें जहाँ मुझे लगता है कि कहीं कुछ रह गया है, कुछ झोल सा, वो दूर हो जाता है, फिर वो जाकर किसी सेमिनार में पढ़ा जाता है वो अफ़साना, तब उसकी पज़ीराई बहुत होती है। अच्छा, आपका पहला अफ़साना कौन-सा है? पहला अफ़साना मेरा लज़्ज़त है, वो मैं कभी नहीं भूल सकती। और वो अफ़साना जब मैंने पढ़ा था, वो उस अफ़साने को सुनने के बाद, वो फिक्शन राइटर्स गिल्ड में ही यहाँ पढ़ा था। तो जो हैदराबाद में पढ़ा था पहला अफ़साना, वो अधूरी तहरीरें हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे पहले अफ़साना पढ़ा था वो फिक्शन राइटर्स गिल्ड में पढ़ा था, लज़्ज़त। और अल्हम्दुलिल्लाह उसका सब मौज़ू ने क्या? ड्रग एडिक्शन उसका मौजू था कि किस तरह वो आम ड्रग एडिक्शन की बात नहीं थी, उसकी मौजू ये था कि किस तरह एक घर में, जिस घर में बहन रहती है, माँ रहती है, आखिर में वो भी इस लत में शिकार हो जाती है। वहाँ मैंने बंदे को ड्रग एडिक्शन से बाहर निकालते हुए नहीं देखा था, बल्कि बहुत साल पहले मैंने दिखा दिया था कि एक जो है मछली पूरे तालाब को गंदा करने वाली है। अगर उस पर उस वक्त थोड़ी लगाम कसी गई होती तो शायद आज जो नताइज हम देख रहे हैं कश्मीर में, वो ये सामने नहीं नहीं आते, आते। वो सामने नहीं आते। क्या किसी ख़ास अफ़साने पर इस वक़्त काम हो रहा है? इस वक्त हो रहा है काम, इस वक्त मेरा एक अफसाना है जिस पे डॉक्यूमेंट्री बन रही है, समझौता नाम है उसका। तो जो वो उसका मौजू है कि जब यहाँ ख़वातीन लाई जाती हैं किसी दूसरे मतलब दूसरे खितों से जब लाई जाती हैं, तो उन ख़वातीन का इस्तेसाल किस तरह हो रहा है। क्या ये कश्मीर का ज़िक्र हो रहा है इसमें कि इसमें बाहर की जो ख़वातीन हमारे यहाँ आती हैं, जो दूसरे ज़राए से लाई जाती हैं, और फिर यहाँ पर लंगे लुल्लू से बेहा दी जाती है, और खुद वो जो है गरीबी की मार झेल रही होती हैं, तो बेचारी उस वजह से आ जाती हैं। तो फिर वो कश्मीर आने के बाद यहाँ का जो कल्चर है वो उनको इस कल्चर में वो अडॉप्ट करना पड़ता है। फिर अडॉप्ट करने के बावजूद उनकी काली रंगत, उनकी ज़बान की लकन और उनकी जो बोली की जो रिदम का जो उतार चढ़ाव है, उस पर वो मजाक का निशाना बनती हैं। फिर उनके जो बच्चे हैं, बहुत हो गया हमारे कोहसारों का हुस्न, हमारे जो है लाल हजारों का, हाँ बहुत हुस्न तो अब पूरी दुनिया देख चुकी है हमारे यहाँ का, कि जम्मू कश्मीर का। लेकिन यहाँ के इंसान में जो कर्ब है, जो दुख है, जो बदसूरती है, उससे आंखें मिलाने की जरूरत है अदीब को। मतलब है कि और मंजर आम हाँ, लाने की जरूरत। जो बदसूरती है, जब तक आप उसको बाहर नहीं लाएंगे, कब तक आप हुस्न के सहारे चलते रहेंगे। बदसूरती को भी हुस्न का एक म्यार मान के पहनाना होगा। जो हमारे उभरते हुए अफसाना निगार, उनके लिए कोई मैसेज? मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि अफसाना निगारी एक फन है। ये फन फितरी होता है, कुदरत की तरफ से वदियत होता है। आप इसको ये मतलब है कि अफसाना निगार बनाया नहीं जा सकता। आप किसी को आप राइटर नहीं बना सकते किसी को। आप ये कह सकते हैं कि आप डॉक्टर बना सकते, इंजीनियर बना सकते, मगर राइटर आप बना नहीं सकते।
राइटर आपका अब अगर आपके अंदर शौक है, अंदर से छुपा होता है, अगर आप जरूरत है, अब उस चीज को आप देखें कि आपके पास वो है, वो जरसू में मौजूद है कि आप चीजों को महसूस कर रहे हैं, हसासियत भी है, जबान भी है, वक्त भी है लिखने का, दिलचस्पी भी है, तो फिर आपके पास रह जाता है मुताला। किताबें आप पढ़ें, किताबें कुछ नहीं अगर देंगी तो भी अपनी गर्द से आपको संवार देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थी डॉक्टर राफिया वली साहिबा, जिनका कहना है कि जो हमारे नए लिखने वाले हैं या उभरते हुए अदीब हैं, उनको भी मुताले और तहकीक पर अपनी तवज्जो मरकूज करनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सजाद अमीन, परवेज उद्दीन, ETV भारत, श्रीनगर।